प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर मंजू माधुरी वाजपेयी आपको आज राजनीति विज्ञान सेमेस्टर सेकंड में 4th यूनिट बताना चाहूँगी। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन रिफॉर्मेशन के बारे में। तो वैसे मैंने आपको ऑडियो के माध्यम से इलेक्शन कमीशन के संबंध में बातें बता दी थी। अब ये चुनाव सुधार इलेक्शन रिफॉर्मेशन के बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमारे देश की चुनाव पद्धति की क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सुचारू ढंग से संचालन हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि एक इलेक्शन कमीशन हो। हमारे देश के संविधान के द्वारा भाग 15 में उल्लेखित है, अनुच्छेद 324 से 329 तक यह चुनाव आयोग के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था करता है, जिसके आधार पर वह चुनाव कराते समय विभिन्न प्रकार के निर्देश और आदेश जारी कर सकें। तो हमको हमारे देश की चुनाव पद्धति की विशेषताओं का अध्ययन करना है। तो पहला है वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है और मई 2014 में जो 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें 81 करोड़ 45 लाख 91,184 मतदाता पंजीकृत थे। और इसी प्रकार से सन 2019 में जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस 17वीं लोकसभा के चुनाव में 90 करोड़ मतदाता थे, जिसमें 1.5 करोड़ मतदाता 18 और 19 साल के थे। तो इस तरह से 1989 में 61वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया और इस संविधान संशोधन के आधार पर जो पूर्व में 21 वर्ष की आयु को वयस्क माना जाता था, उसको घटा करके 18 वर्ष किया गया और अब भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त जो भी युवक युवतियां हैं और उससे ऊपर के जिन लोग भी हैं, वो सब अब मताधिकार के अधिकारी हो जाते हैं। तो इस संविधान संशोधन के आधार पर अब हमारा भारत देश भी उन राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त लोगों को मतदान प्रदान किया है या मताधिकार प्रदान किया है। तो इस तरह से अमेरिका, इंग्लैंड, रूसी गणतंत्र है और चीन, ये सब इस श्रेणी में आते हैं। अच्छा, इसके साथ ही दूसरी बात है कि आरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निर्वाचन की पद्धति। ब्रिटिश शासन ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाया था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाने के परिणाम स्वरूप जैसे कि एंग्लो इंडियन है और ईसाई हैं और मुस्लिम हैं, सिख हैं, इन लोगों के बीच में मतभेद व्याप्त हो गया था। सांप्रदायिक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और प्रबल विरोध चलता था। तो जब हमारे देश का नवीन संविधान बन रहा था, तब भारत के संविधान निर्माताओं ने सोचा कि अब हम सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को नहीं अपनाएंगे और अब हमारे द्वारा संयुक्त निर्वाचन पद्धति को अपनाया जाएगा और उसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों की विशेष स्थिति होने के कारण उनको लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो 1960 तक के लिए इनके लिए स्थान की आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। बाद में संविधान संशोधनों के आधार पर इसको आगे बढ़ाया गया। अब 95 संवैधानिक संशोधन 2009-10 के आधार पर 25 जनवरी 2020 तक इनके लिए स्थान सुरक्षित था और फिर अब इसको आगे बढ़ाने की स्थिति सामने आती है। तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है और उसके लिए उसमें प्रावधान ये है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थान जो है वह बढ़ाया जाएगा 2030 तक के लिए। तो अभी इस पे और भी बातचीत होना बाकी है, इसको और भी पारित होना बाकी है। लोकसभा से ये पारित हुआ है। तो खैर, इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो संयुक्त निर्वाचन पद्धति है, उसके आधार पर यह है कि कोई भी उम्मीदवार किसी भी स्थान से
यदि चुनाव खड़ा होता है और वो किसी भी जाति का है तो उस प्रदेश की, उस क्षेत्र की जनता को उसे चुनने का अधिकार है। दूसरी बात है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। भारत में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष के समस्त मतदाता अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं। तीसरी बात आती है गुप्त मतदान। भारत में लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्थानीय संस्थाओं के समस्त जो प्रतिनिधि होते हैं उनका निर्वाचन जो होता है वो गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। इस संबंध में सन 2003 से राज्यसभा ही एक अपवाद रही है, चूँकि कुछ असुविधाएं या जिसको कहा जाए कि एक अच्छी बात नहीं मानी जा रही थी और खरीद फरोख्त जैसी स्थिति चलने लगी थी, इसलिए राज्यसभा के जो निर्वाचन की व्यवस्था है उसको अब गोपनीय नहीं रखा गया है। वो हाथ उठा करके अपना वोट प्रदान करते हैं, तो इस तरह से गुप्त मतदान अब वहाँ पर नहीं होता है राज्यसभा में। इसके अलावा प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन जो है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करने वाली संस्था है जैसे कि लोकसभा है और विधानसभा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनको निर्वाचित किया जाता है, इनके सदस्यों को। नेक्स्ट बात आती है एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। प्रथम एवं द्वितीय आम चुनाव में लोकसभा और विधानसभा के अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य थे, लेकिन कुछ निर्वाचन क्षेत्र द्विसदस्यीय थे। दूसरे आम चुनाव में 91 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और 584 विधानसभा क्षेत्र द्विसदस्यीय थे। काफ़ी बड़ी संख्या में मत जो है अवैध हो गए थे, इसलिए जनवरी 1961 में द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र उन्मूलन विधेयक पारित किया गया और तृतीय आम चुनाव में भारत में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रख दिए गया। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के कारण मतदाता और उनके प्रतिनिधियों के बीच सीधा संबंध स्थापित होता है। तो भारत की चुनाव पद्धति के कुछ गुण भी रहे हैं। इसमें या विशेषताएं में हम यही देखेंगे कि साधारण बहुमत की पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। भारत में ये जो चुनाव की पद्धति रही है, इसमें विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं ये साधारण बहुमत पर आधारित पद्धति है कि जनता का साधारण बहुमत इनको प्राप्त हो जाता है तो ये विजयी हो जाते हैं। और इसके साथ ही कहा जाए कि राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करने वाले लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो ये चीज़ें रही हैं। अब इसके अलावा हम एक गुण और भी देखते हैं कि अब तक भारत में 17 आम चुनाव हो चुके हैं। इन आम चुनाव में अब तक 8 बार सत्ता परिवर्तन हुआ है। ये सत्ता परिवर्तन मतपेटी के आधार पर हुआ है, ना कि किसी प्रकार से क्रांति या अन्य कोई तरीका रहा है, जिसमें कि हम कह सकते हैं 1977 में, 1980 में, 1989 में, 1991 में, 1996 में, 1998 में, 2004 में और 2014 में सत्ता में परिवर्तन मतपेटी के आधार पर हुआ है। तो हमारे भारत देश की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि एक बार चुनाव यदि हो जाते हैं और चुनाव होने के बाद जो बैलेट पेपर है या जो भी है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब मतपेटी में पड़ जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार की हेरा फेरी नहीं की जा सकती। दक्षिण अफ्रीका के कुछ देशों में
राज्यों में ये पता चलता है कि वहाँ पर पेटी में मत पड़ जाने के बावजूद भी उसमें हेराफेरी की जाती है। तो हमारे देश की एक विशेषता ये रही है। तो इस तरह से ये हमारे देश के निर्वाचन व्यवस्था के कुछ गुण रहे हैं या विशेषताएं रही हैं। अब हम देखते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारी निर्वाचन व्यवस्था पूर्णतः या दोषों से मुक्त नहीं है। तो भारत में अब तक 17 आम चुनाव जो हुए हैं वो सामान्यतः शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही चुनाव पद्धति और अन्य चुनाव में कुछ ऐसी बातें देखने में आई है जिन्होंने जनता की आस्था को चुनाव के प्रति कम किया है, और यदि इनको समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा और जनता की आस्था को निरंतर आघात पहुंचती रहेगी। इसलिए ज़रूरी ये है कि इसमें कुछ सुधार किया जाए। वैसे तो देखा जाए कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है बुद्धिजीवियों का, वह चुनाव की इन पद्धतियों पर निरंतर अध्ययन करता रहा है। तो इसी संदर्भ में सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी नामक संगठन ने इस ओर अपना ध्यान दिलाया है, और जिसके सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी के ओर से जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक तारकुंडे समिति नियुक्त की गई। इसी प्रकार से 1972 में संयुक्त संसदीय समिति ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे, और 1975 में 8 सदस्यीय या 8 दलीय स्मरण पत्र प्रस्तुत किया था। 1983-84 में मुख्य आयुक्त श्री R.K. त्रिवेदी ने भी चुनाव व्यवस्था में ये कमियां निकाली थी कि चुनाव में निरंतर धन और बाहुबल का प्रयोग हो रहा है, फर्जी मतदान हो रहा है और मतदान केंद्रों पर कब्जा जमाया जा रहा है। तो इसी प्रकार से दिनेश गोस्वामी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी। तो मई 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति ने भी इस चुनाव के संबंध में कुछ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि मतदान केंद्रों में मतदान के केंद्रों में कब्जे की घटनाओं को रोकने के लिए पुनर्मतदान कराया जाए। दूसरी बात है, आरक्षित सीटों के लिए चक्रानुक्रम या रोटेशन जिसको कहा जाता है, उसकी पद्धति अपनाई जाए। चुनाव याचिकाओं का शीघ्र ही निपटारा कराया जाए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग किया जाए। किसी भी स्थान के रिक्त होने पर 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर उपचुनाव की व्यवस्था की जानी चाहिए, और सभी मतदाता जो हैं उनको फोटो युक्त पहचान पत्र प्रदान किया जाए। तो विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न पक्षों से जब चुनाव सुधार के संबंध में बातें आने लगी या चुनाव की बुराइयों की ओर ध्यान दिया जाने लगा, तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि अब इन चुनावों में जो गंभीर दोष व्याप्त हैं उनका सुधार किस प्रकार से किया जाए। तो हमको इन त्रुटियों और इनके उपचार के संबंध में कुछ अध्ययन करना जरूरी है। तो पहली बात तो आती है राजनीतिक दलों को प्राप्त जन समर्थन और स्थानों के अनुपात में गंभीर अंतर। भारत में साधारण बहुमत की जो निर्वाचन पद्धति अपनाई गई थी, उसके अंतर्गत ये है कि वही उम्मीदवार विजयी घोषित होता है जिसको कि अधिक मत मिले, चाहे वह विरोधी मतदाताओं से हो, विरोधी राजनीतिक दलों से हो या फिर अन्य किसी से हो, पराजित से हो। तो खैर हम ये देखते हैं कि हमारे देश में राजनीतिक दलों की संख्या जो है निरंतर बढ़ती जा रही है। लोकसभा के अब तक 17 चुनाव हुए हैं। किसी भी चुनाव में मतदाताओं ने, मतलब इसके पूरे की स्थिति बता रहे हैं, 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं किया है। कांग्रेस ने 1984 में जो लोकसभा का चुनाव में भाग लिया था तो 80% स्थान प्राप्त किए थे, लेकिन ये सफलता 49.5% के मतों के आधार पर ही प्राप्त की गई थी। तो इस प्रकार से ये स्थिति निरंतर बनती जाती है कि जो राजनीतिक ध्रुवीकरण चल रहा है तो उसके आधार पर ये हो गया है कि इतने ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं कि जनता के वोट जो है बट जाते हैं और कोई भी पार्टी जो है समुचित ढंग से वोट प्राप्त नहीं कर पाती है। तो इसलिए कई लोगों ने ये कहा कि एक सूची पद्धति को अपनाना चाहिए, जिससे कि कम से कम ये तो पता चले
कि कितने प्रतिशत जनता ने उनको वोट दिया है, लेकिन सूची पद्धति अपनाना कठिन है और उसके लिए जनता को विशेष रूप से प्रशिक्षण देना पड़ेगा, जो कि इतनी बड़ी जनसंख्या में संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए और राजनीतिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक दलों को रोकने का भी प्रयास किया जाना चाहिए और ये व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम जो 10% से कम मत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल हैं, उनको चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है, तब कहीं जा कर के स्थिति संभलेगी। दूसरी बात है चुनाव में धन की बढ़ती हुई भूमिका। चुनाव में अत्यधिक गंभीर दोष धन की बढ़ती हुई भूमिका के कारण